मैं आप लोगों को विकेंद्रीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हो कि वर्तमान में दुनिया की अधिकतर व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये शर्त होती है कि अधिक से अधिक सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण। वर्तमान में ये समाज की व्यवस्था की, दुनिया की ये मांग है, क्योंकि हम तानाशाही व्यवस्था और राजतंत्र की व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ गए हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि विकेंद्रीकरण कहते किसे हैं। विकेंद्रीकरण, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राजतंत्र था और तानाशाही व्यवस्था थी, तो उसमें शक्ति और सत्ता का स्रोत सिर्फ एक व्यक्ति होता था और वो राजा होता था। और ऐसी व्यवस्था निरंकुशता को बढ़ावा देती है, निरंकुशता को भी जन्म देती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक इससे विपरीत होती है। आप केंद्रीकृत व्यवस्था उसे कह सकते हो जहां सत्ता और शक्ति का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति होता है और वही निर्णय लेता है, वही निर्णय को संचालित करता है। ऐसी स्थिति में एक तो निर्णय के गलत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं और दूसरी चीज निरंकुशता और तानाशाही की संभावनाएं बनी रहती हैं। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये शर्त है कि सत्ता और शक्ति का अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत हो, यानी अधिक से अधिक लोगों के हाथों में हो, संस्थाओं में हो, कई स्तरों में हो। विकेंद्रीकरण से हम कह सकते हैं, विकेंद्रीकरण वह व्यवस्था है या विकेंद्रीकरण से आशय है कि जब सत्ता और शक्ति कई संस्थाओं में और कई स्तरों में बढ़ जाती है, जहां अनेक स्तरों में ऊपर से नीचे तक निर्णय लेने का अधिकार और उसे कार्यान्वित करने का अधिकार हो जाता है। और ये विकेंद्रीकरण हम देखते हैं कि कई रूपों में होता है, जैसे राजनैतिक विकेंद्रीकरण है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है और वित्त विकेंद्रीकरण है। जैसे वर्तमान में अगर हम कहें कि आज सत्ता का विकेंद्रीकरण जो कर दिया गया है वो 3 संस्थाओं में, जैसे कार्यपालिका है। कार्यपालिका वह होती है जो सीधे प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है, और विधायिका है जो नियम कानून बनाती है, और न्यायपालिका है, कानूनों की समीक्षा करती है और संविधान की रक्षा के रूप में कार्य करती है। और उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अनेक स्तरों में विभक्त हो जाती है। जैसे अगर मैं राजनैतिक स्तर की बात करूं तो भारत में संघ है, राज्य है और स्थानीय शासन है। क्योंकि वर्तमान में जो व्यवस्था है हमारी वो संघात्मक व्यवस्था है और दुनिया में भी अधिकतर देशों में संघात्मक व्यवस्था है। और संघात्मक व्यवस्था का जो मुख्य चरित्र होता है सत्ता और शक्ति का विभाजन और राज्य और केंद्र का या संघ का सह अस्तित्व होता है। उसी तरह हमारे देश में जो विकेंद्रित व्यवस्था है, और वो विकेंद्रित व्यवस्था सत्ता का जो हस्तांतरण है, सत्ता और शक्ति का जो हस्तांतरण है, वो संघ और राज्यों से स्थानीय स्वशासन की ओर कर दिया गया है। यानी सत्ता और शक्ति अंतिम हाथों में, जहां लोगों को निर्णय करने का अधिकार है, जहां नीतियों कानूनों को बनाने का, कार्यान्वयन करने का अधिकार है, उनको मिला हुआ है। समस्या इस बात की आती है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज दुनिया के देश बड़ी तेजी से, दुनिया के देशों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, भारत भी उनमें शामिल है। और हर भारत अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर भौगोलिक क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं। अगर हम कहें कि संघ में या केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति उन समस्याओं का सही तरीके से समाधान निकाल ले, क्योंकि उन समस्याओं के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी ही नहीं है, लेकिन अगर उन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाए तो बेहतर तरीके से स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। यानी अगर हम कहें कि जब सत्ता और शक्ति नीचे के लोगों में होती है तो उन्हें निर्णय लेने का अधिकार होता है, योजना बनाने का अधिकार होता है, जिसलिए वह अपनी इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से निर्वहन कर लेते हैं।
और जिससे स्थानीय शासन को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या निचले पायदान में बैठे हुए लोगों को उसका लाभ मिलता है। साथ साथ हम कहें कि ये जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है वर्तमान में देशों में, ये संविधान और कानून के तहत है। ये कोई स्वेच्छा से नहीं या कोई मनमाने तरीके से नहीं कि भाई आपको ये करना है आप करिए, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान ने ही क्लियर कट, अगर भारत की मैं बात करूं तो संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया है। और हम आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि स्थानीय स्वशासन लंबे समय से है हमारे देश में, लेकिन इसे संवैधानिक आधार 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे दे दिया गया है। और अगर हम कहें कि ये विकेंद्रीकरण हम 3 रूपों में देखते हैं मुख्य रूप से, वैसे 4 हैं लेकिन मुख्य रूप से हम 3 रूपों में देखते हैं। जैसे राजनैतिक विकेंद्रीकरण, जैसे मैं राजनैतिक विकेंद्रीकरण की बात करूं तो आज ये हमारे देश में 3 स्तरों में बंट गया है, संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन, 3 स्तरों में, जहां संविधान के द्वारा क्लियर कट तीनों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट कर दिए गए हैं। जो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य का निर्वहन कर सकते हैं, योजनाएं नीतियां बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, उनका कार्यान्वयन कर सकते हैं। इसी तरह विकेंद्रीकरण जो होता है वो प्रशासनिक स्तर पर होता है। अगर मैं प्रशासनिक स्तर के विकेंद्रीकरण की बात करूं, क्योंकि प्रशासन का जो मुख्य काम होता है नीतियों का कार्यान्वयन होता है, लेकिन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भी जरूरी है कि वो सही तरीके से निचले पायदान से बेहतर तरीके से हो सकती है, क्योंकि जन जुड़ाव वहीं पर अधिक होता है। जैसे मैं केंद्र से बात करूं, केंद्र में सचिवालय हैं, राज्यों में सचिवालय हैं, जिले का मुखिया डीएम होता है, फिर एडीएम, फिर एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर बीडीओ होता है, फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स होता है। और जब सत्ता और शक्ति सभी में हस्तांतरित होती है तो बेहतर तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर लेते हैं। उसी तरह वित्तीय विकेंद्रीकरण होता है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जहां अगर मैं कहूं कि वर्तमान में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इन तीनों स्तरों को संघ या राज्य और स्थानीय स्वशासन, इन तीनों के अधिकार वित्त के मामले में दिए गए हैं संविधान द्वारा, जहां ये अपने स्तर पर करों का कलेक्शन कर सकते हैं और अपने तरीके से उसको खर्च कर सकते हैं। यानी वित्तीय मामले में इन्हें एक संसाधनों को जुटाने का अधिकार है और उन संसाधनों को व्यय करने का अधिकार दे दिया गया है। वो बात अलग है कि इनके लिए वित्त आयोग बनाया गया है, जो वित्त आयोग समय समय पर इन संस्थाओं को डायरेक्शन देता है कि वित्त का उपयोग आप लोगों को कैसे करना है। वित्तीय स्तर पर है तो मैं कह सकता हूं कि अनेक स्तरों पर इसका विकेंद्रीकरण किया गया है। जैसे अगर हम कहें विकेंद्रीकरण के बारे में, प्रबंध के चिंतक या प्रबंध के पिता हेनरी फेयोल मानते हैं कि विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अधीनस्थ वर्ग की भूमिका जितनी अधिक बढ़ाई जाती है, मैक्सिमम बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, या जो भी कदम उठाए जाते हैं वो विकेंद्रीकरण के लिए होते हैं, या ऐसी व्यवस्था विकेंद्रित व्यवस्था होती है। जहां तक इसके लक्ष्यों की बात है, इसमें जो विकेंद्रीकृत का मुख्य लक्ष्य होता है, जो टॉप पर बैठे हुए प्रबंधक होते हैं या अधिकारी होते हैं या प्रशासक होते हैं, उनके वर्कलोड को कम करना। साथ साथ मैंने आप लोगों से बताया कि विकेंद्रित व्यवस्था में होता है कि बेहतर तरीके से सभी स्तरों पर काम हो जाता है, इसीलिए विकेंद्रित व्यवस्था के द्वारा अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सकता है। साथ साथ विकेंद्रीकृत व्यवस्था में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशंस की प्रक्रिया को अच्छे से संचालित किया जा सकता है।
जहां तक इसकी कुछ विशेषताएं अगर हम कहें कि विकेंद्रीकरण की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जिसे बेहतर तरीके से लागू करने के लिए जरूरी होता है। अगर हम कहें इसमें उन विशेषताओं में ये शामिल है कि जब सत्ता या शक्ति को विकेंद्रित कर दिया जाता है, यानी ऊपर से निचले पायदान में हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो जो उच्च प्रशासक होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अपने कार्यों में बेहतर तरीके से ध्यान दे पाते हैं, बेहतर तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर पाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि प्रधानमंत्री हमारे देश में है, सत्ता शक्ति के केंद्र बिंदु है, लेकिन अगर समस्त कार्य उन्हीं की जिम्मेदारी में होगा तो बेहतर तरीके से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। कुछ कार्यों को निचले पायदान पर या निचले स्तरों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कुछ कार्य उनकी जिम्मेदारी में है, इसलिए उन कार्यों का, वो दायित्वों का निर्वहन वह बेहतर तरीके से कर पाते हैं। दूसरी चीज, अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ता है और उनमें स्वतंत्रता आती है, निर्णय लेने की क्षमता आती है और निर्णय प्रक्रिया के भागीदार बनते हैं। ये इसकी विशेषता होती है। सभी स्तरों पे चूंकि निर्णय लेने का अधिकार हो जाता है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है, इसलिए सहयोग और समन्वय की भावना का भी विकास होता है। ऐसी स्थिति में जब शक्ति सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कर्मचारी भी कार्यों के लिए आकर्षित होते हैं। साथ साथ निचले स्तर में प्रबंधकीय क्षमता का विकास होता है। अगर मैं विकेंद्रीकरण की बात करूं तो विकेंद्रीकरण में अनेक प्रकार के इसके लाभ भी दिखते हैं। लाभ भी दिखते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमेशा अगर किसी चीज में कुछ लाभ होंगे तो कुछ हानियां होंगी, वो अनुपात कम ज़्यादा हो सकता है, वो अलग बात है। जहाँ तक लाभ का प्रश्न है कि जैसे वर्तमान में हम 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बाद हम स्थित भारत की देख रहे हैं। एक तो जब सत्ता और शक्ति का हस्तांतरण निचले पायदान में या निचले स्तर में हो जाता है, स्थानीय स्तर पर हो जाता है, तो स्थानीय समस्याओं का समाधान भी बेहतर तरीके से होता है, क्योंकि स्थानीय स्तर में जो समाधानकर्ता होते हैं वो उन समस्याओं से बहुत ही नज़दीक से जुड़े होते हैं और उन समस्याओं का विश्लेषण करके वह बेहतर निष्कर्ष या बेहतर समाधान वह निकाल सकते हैं। भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से संचालित है। भारत का संविधान कहता है संघात्मक व्यवस्था के, सत्ता और शक्ति के विकेंद्रीकरण की, लोक कल्याणकारी राज्य के कहता है। इन लक्ष्यों को विकेंद्रीकरण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ऊपर से नीचे तक के लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक और संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बिना इनके सहयोग के संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र की शर्त होती है सत्ता शक्ति का विभाजन, जन जन की सहभागिता, जन जन की भूमिका। सत्ता और शक्ति समाज के अंतिम हाथों में, देश के अंतिम हाथों में हो। विकेंद्रीकरण उन लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होता है। इससे स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी बढ़ती है, जिससे उनमें राजनैतिक चेतना का प्रसार होता है। वो बढ़ चढ़कर राजनैतिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी अदा करते हैं, उनमें जागरूकता आती है, देश के प्रति सम्मान बढ़ता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ साथ विकेंद्रित व्यवस्था
वर्तमान में जो कंपटीशंस का युग चल रहा है, प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये तो मैंने लाभ की बात की, लाभ भी हैं, कुछ दोष भी नजर आते हैं। एक तो जब सत्ता और शक्ति का हस्तांतरण निचले स्तर पर किया जाता है, तो निचले स्तर में जरूरी है कि उनमें उस सत्ता और शक्ति को संभालने की क्षमता योग्यता हो। अगर क्षमता योग्यता नहीं है तो प्रायः जो विकेंद्रीकरण के लक्ष्य होते हैं वो नहीं प्राप्त हो पाते हैं। साथ साथ कभी कभी जब विकेंद्रीकरण किया जाता है सत्ता और शक्ति का, तो स्थानीय स्तर में पद लोलुपता या शक्ति सत्ता की लालसा भी इस मार्ग में बाधा का काम करती है। विकेंद्रित व्यवस्था में जरूरी होता है कि जैसे मैं अपने देश की बात करूं कि कोई भी देश की समस्या होती है तो जिम्मेदारी एट लास्ट उच्च स्तर पर होती है। कभी कभी उच्च स्तर का विकेंद्रीकरण की अवस्था में नियंत्रण कमजोर हो जाता है, और जब नियंत्रण कमजोर होता है तो अनेक समस्याएं दिखती हैं, जिसमें क्षेत्रवाद की समस्या है, विखंडन की समस्या है, अलगाव की समस्या है, अनेक समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। अगर हम कहें कि कभी कभी जब चूंकि विकेंद्रीकरण व्यवस्था है तो निर्णय लेने की आज़ादी भी दे दी जाती है निचले स्तर पर, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। और अगर हम कहें कि इन दोषों के साथ विकेंद्रित व्यवस्था, विकेंद्रीकरण, वर्तमान जैसी व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दुनिया में चल रही हैं, अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। सत्ता में, शक्ति में किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं समस्याओं को देखते हुए, इन्हीं समस्याओं से जूझते हुए तो लोकतंत्र को अपनाया गया है। सत्ता और शक्ति का जितना बंटवारा होता है, जितना अधिक लोगों के हाथ में होती है, उतना बेहतर विकास हो सकता है, उतना बेहतर समन्वय हो सकता है, उतने अच्छे कार्य हो सकते हैं। साथ साथ जन सहभागिता बढ़ती है तो जन सशक्तिकरण भी होता है, साथ साथ उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, उन्होंने विकेंद्रित व्यवस्था का समर्थन किया है कि राजनैतिक चिंतक हैं और ये मानते हैं कि ऐसी व्यवस्था किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी होती है और उसकी भूमिका के कारण देश में तरक्की के रास्ते ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अगर हम कहें ये ऐसी व्यवस्था इफिशियंसी यानी कार्यकुशलता को बढ़ावा देती है, इकोनॉमी मितव्ययिता को बढ़ावा देती है, इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता को बढ़ावा देती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर दायित्व सुनिश्चित कर दिए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी जाती हैं। और जब ऐसा कर दिया जाता है तो जो उत्तरदायित्व को टालने की प्रवृत्ति होती है, वो उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। जब सबकी जिम्मेदारी कर दी जाती है तो जिम्मेदारी का निर्वहन भी उनके लिए अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में